भाटिया आश्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे उपनयन श्रृंखला के इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न है आधुनिक भारत का इतिहास से। सबसे पहला प्रश्न है, भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग किस पुर्तगाली ने 1498 ईस्वी में खोजा था? कि भारत पहुंचने के पुर्तगाली मार्ग की समुद्री मार्ग को किस पुर्तगाली ने खोजा था? तो इसका आंसर है वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल से था और 1498 में भारत आता है। वास्को डी गामा 1498 में अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाकर अरब यात्री अब्दुल मुनीक के साथ कालीकट पहुंचता है और कालीकट को वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। कोझिकोड। और कालीकट का शासक उस समय था जमोरिन कालीकट का उस समय शासक था। इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरी बार भी ये भारत आता है 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि भारत आने वाले यूरोपियन जो कंपनियां थी उनका क्रम कई बार अपने से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कंपनियां किस हिसाब से क्रम में आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे पहले भारत आने वाली जो कंपनी थी यूरोपियन कंपनी वो पुर्तगाली, उसके बाद में डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, यानी कि फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे और सबसे पहले पुर्तगाली यात्री आए थे। पुर्तगाली कंपनी या पुर्तगाली यात्री आए थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनी का जो नाम है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी का नाम था जो भारत में स्थापित थी और 1503 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या जो फैक्ट्री है वो स्थापित की गई थी कोचीन में। प्रथम कोठी कोचीन में स्थापित की गई थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस पुर्तगाली वायसराय के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी इसके द्वारा अपनाई गई प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय था। प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सन में हुई थी? किस सन में हुई? इसकी व्याख्या से संबंधित कि स्थापना और व्याख्या को हम एक साथ देखते हैं कि किस प्रकार से स्थापना और कालांतर में इसको पूर्व में व्यापार करने का अधिकार भी दिया गया था, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1599 ईस्वी में। और फिर हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में इसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में पूर्व के साथ व्यापार के लिए एक 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था। 15 वर्षों का अधिकार पत्र, और ये अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रॉयल चार्टर के द्वारा ये अधिकार पत्र प्रदान किया गया। और यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। तो मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम, इस दल के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और कालांतर में जो 1600 में इसको अधिकार पत्र प्रदान किया गया। तो यही हम स्थापना से संबंधित कि भारत में व्यापार करने से संबंधित जो परमिशन जो मिली थी उसके आधार पे हम 1600 ही मानते हैं। ठीक है।
और इसके बाद में जो यहाँ के जो राजा थे उसने जेम्स प्रथम ने कालांतर में अनिश्चित काल के लिए अधिकार प्रदान किया। यह अधिकार पत्र अनिश्चित काल के लिए प्रदान कर दिया था। अगला है प्लासी का युद्ध कब तथा किन के मध्य हुआ। प्लासी का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो ये युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। और इस युद्ध में अंग्रेज सेना का जो संचालन है लॉर्ड क्लाइव करता है। लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध में अंग्रेज सेना का संचालन करता है और युद्ध के बाद में मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनाया, इसलिए इसे बंगाल की प्रथम क्रांति भी कहा जाता है। ये बंगाल का नवाब बनाने की जो घटना है इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। और इसमें सिराजुद्दौला के जो वफादार लोग थे मीर मदान व मोहनलाल, ये दोनों मारे गए थे। इस युद्ध में मीर मदान और मोहनलाल मारे गए थे। एक इतिहासकार है पन्नीकर महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ कि प्लासी का युद्ध नहीं होकर एक सौदा था। इतिहासकार पन्नीकर ने प्लासी के युद्ध को एक डील बताया था कि एक सौदा था जिसके माध्यम से बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को बेच दिया। यह स्टेटमेंट दिया गया है इतिहासकार पन्नीकर महोदय के द्वारा कि ये प्लासी का युद्ध एक सौदा था और इसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। इस प्रकार से स्टेटमेंट पन्नीकर महोदय के द्वारा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट प्लासी के युद्ध से संबंधित। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ। बक्सर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डेट क्या थी। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अब किन किन के मध्य? मीर कासिम बंगाल का भूतपूर्व नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ होते हैं और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, ये इस तीनों गठबंधन के सामने, यानी कि अंग्रेजों और ये जो तीन जो गठबंधन बना हुआ है इनके साथ बक्सर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को पराजित कर दिया तथा इस कारण अंग्रेजों का प्रभाव अब दिल्ली तक फैल गया। युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की दो संधियां होती है, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को, एक मुगल सम्राट के साथ और दूसरी अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ और ये 16 अगस्त को अवध के नवाब के साथ। तो ये इलाहाबाद की दोनों संधियां इस युद्ध के बाद में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम लिखिए जिसने ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित कर इसे ब्रिटिश संसद ने एक्ट पारित कर प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया था। तो आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से लेकर 85 ईस्वी।
कार्यकाल की यदि हम बात करें 1772 से लेकर 1785 और 1774 में अंग्रेज गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। इसे अंग्रेज गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। 1773 में जो व्याख्या में हम देखते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया एलिजा इम्पे, जो ब्रिटिश कानूनों के तहत कार्य करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ब्रिटिश कानूनों के तहत कार्य करेगा। इसके अलावा ये प्रावधान भी किया गया कि यदि इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यदि अपील करनी है तो वो प्रिवी काउंसिल में अपील जो है प्रिवी काउंसिल में जो लंदन में थी वहीं की जा सकती थी। इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील लंदन में प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1774 में इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, 73 में इसकी घोषणा की गई और 1774 में इसकी स्थापना कर दी गई। अब हम देखते हैं कि 1772 की और घटनाएं। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इसके अलावा इजारेदारी प्रथा प्रारंभ। भूमि से संबंधित इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा को इस समय 1772 में प्रारंभ किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके कुछ अन्य फैक्ट हमने देखे। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारत में सहायक संधि को प्रारंभ किया था और उसका कार्यकाल बताइए। कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा सहायक संधि को प्रारंभ किया गया और उसके कार्यकाल को बताइए। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा और कार्यकाल जो है 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। इसे कंपनी का अकबर भी कहा जाता है। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर भी कहा जाता है। इसके अलावा वह स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था, खुद को बंगाल का शेर। और हम देखते हैं कि सहायक संधि से संबंधित प्रावधान हम आगे प्रश्न में देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किन किन रियासतों के साथ संधियां की गई थी। सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के साथ संधि की गई। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सहायक संधि किस रियासत के साथ सबसे पहले की गई थी। उसके अलावा मैसूर और तंजौर के साथ 1799 ईस्वी, अवध के साथ 1801 ईस्वी में अवध के साथ, और पेशवा के साथ पूना के पेशवा के साथ 1802 ईस्वी में ये संधि की गई थी। और भोंसले के साथ 1803 ईस्वी में ये संधि की गई। और हम देखते हैं कि वेलेस्ली के कार्यकाल में और क्या कार्य किए गए। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था लोक सेवकों को प्रशिक्षण देना। लोक सेवकों को प्रशिक्षण देना इसका कार्य था। इसके अलावा 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट वेलेस्ली से संबंधित सहायक संधि और कुछ अन्य बातें हमने देखी। अगला प्रश्न है, उस संधि प्रथा का नाम लिखिए जिसमें यह प्रावधान था कि संधि करता राजा या नवाब अपने राज्य में अंग्रेजों के
का प्रतिनिधि जिसे रेजिडेंट कहा जाता था, अंग्रेजों की एक सेना जिसे रेजिमेंट कहा जाता था तथा दरबार में रखनी पड़ती थी, और विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता था। वास्तव में राजा नाम मात्र का होता था। यानी कि सहायक संधि की विभिन्न शर्तें, क्या क्या प्रावधान किए गए, शर्तें क्या थी वो बताए गए हैं कि 3 प्रमुख बातें हैं। पहला है रेजिडेंट, दूसरा है रेजिमेंट, और तीसरा विदेश नीति। विदेश नीति, ये सहायक संधि में प्रमुख बातें थी कि उस राजा के दरबार में एक रेजिडेंट रखा जाता था, एक रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिमेंट रखी जाती थी, और विदेश नीति से संबंधित जो अधिकार है वो अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। तो ये सहायक संधि की प्रमुख बातें हैं। ये सहायक संधि में बातें हैं। भारतीय रियासत को अपने विदेश संबंधी अधिकार त्यागने पड़ते थे तथा भारतीय राज्य किसी भी यूरोपियंस को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। ये प्रावधान भी इसमें किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लिखिए। गवर्नर जनरल का नाम लिखना है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये बातें पूछी गई है। और कार्यकाल को यदि हम देखते हैं 1828 से लेकर 35, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, कि बंगाल के गवर्नर 1833 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और यह प्रावधान किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। और विलियम बेंटिक से संबंधित और जो महत्वपूर्ण जो कार्य है, सती प्रथा की समाप्ति, और ये एक्ट 17 के द्वारा, एक्ट 17 के तहत ही प्रावधान किया गया। कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा की समाप्ति कर दी गई। मैकाले अनुशंसा द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। इसके अलावा 1835 में हम देखते हैं मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। पहला विधि आयोग 1835 में। प्रथम विधि आयोग और अध्यक्ष मैकाले, लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में हमने देखी। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोद निषेध प्रथा को प्रारंभ किया तथा उसका कार्यकाल क्या था? इस प्रथा के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि जो भी भारतीय राजा या नवाब निसंतान थे, उनके मरने के बाद उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था तथा वे अपने किसी रक्त संबंधी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते थे। ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ और उसके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। ये जो कार्यकाल था 1848 से 56, और इसके अंतर्गत जो हड़पी गई जो रियासतें थी उनके बारे में जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि कालक्रम के अनुसार उन रियासतों को व्यवस्थित कीजिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले सतारा, जिसे 1848 ईस्वी में हड़पा गया, उसके बाद में जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी में, फिर है बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 ईस्वी में इनको हड़पा गया था। बात करते हैं हम लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का वास्तविक जो नाम है वो था जेम्स एंड्रयू रैमजे।
जेम्स एंड्रयू रैमजे, ये डलहौजी का वास्तविक नाम था, जेम्स एंड्रयू रैमजे। अब हम बात करते हैं कि 1856 में अवध का भी विलय किया गया था। अवध विलय, और अवध का विलय जो है इस प्रथा के अंतर्गत न करके कुशासन के आधार पर किया गया था कि प्रशासन नहीं चल रहा है अच्छे से, कुशासन के आधार पर। और अवध का नवाब उस समय था अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। और ये पूरा कार्य जो किया गया था रेजिडेंट आउटरम के द्वारा, रेजिडेंट जेम्स आउटरम के द्वारा ये कार्य किया गया था। जेम्स आउटरम के द्वारा पूरे कार्य को संपन्न किया गया या विलय को किया गया था। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन के आधार पर, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह और रेजिडेंट जो था जेम्स आउटरम। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम देखते हैं कि लोक सेवा, पीडब्ल्यूडी और लोक सेवा विभाग की स्थापना इस समय की गई। पीडब्ल्यूडी और लोक सेवा विभाग का गठन किया गया था डलहौजी के समय। और 1853 में बंबई से लेकर थाने तक प्रथम रेल यहां से चली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य डलहौजी के समय। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी? 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय ये क्रांति होती है और उसका कार्यकाल क्या है? 1856 से लेकर 62 ईस्वी तक। 1856 से लेकर 1862। लॉर्ड कैनिंग को 1858 के एक्ट के द्वारा, इस क्रांति के बाद यदि हम देखें 1858 के एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाया गया। इसी के समय विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। अर्थशास्त्री जॉन विल्सन ने आर्थिक सुधार इस समय प्रारंभ किए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कि कैनिंग के समय और कौन-कौन से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? अभी हमने बात की कि 1858 के एक्ट के द्वारा किस प्रकार से विक्टोरिया घोषणा जो होती है और जिसके तहत ये घोषणा पत्र जारी कर दिया जाता है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, इसके तहत अब गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की उपाधि दे दी गई थी। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की उपाधि। और लॉर्ड कैनिंग जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर 62 ईस्वी तक था, भारत का प्रथम वाइसरॉय, वह देशी रियासतों के लिए क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वाइसरॉय था तथा ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। यानी कि देशी रियासतों के लिए तो वह क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वाइसरॉय था और ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा यदि हम और कार्य देखें तो 1860 में आईपीसी 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को लागू किया गया। इंडियन पेनल कोड को लागू किया गया था। 1861 में भारत परिषद अधिनियम, इसी समय कैनिंग के कार्यकाल में 1861 में भारत परिषद अधिनियम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं लॉर्ड कैनिंग से संबंधित। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए।
अब बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, तो कुछ नाम हमने यहाँ दिए हैं, जैसे बहादुर शाह जफर, जीनत महल, बाबू कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, नाना साहब तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, और खूब सारे नाम अपने को मिलेंगे। तो जो यहाँ दिए उनके बारे में हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर, दिल्ली में नेतृत्व किया गया बहादुर शाह जफर के द्वारा। और जफर से संबंधित कुछ फैक्ट जैसे हम देखते हैं कि प्रधान सेनापति, जफर के जो प्रधान सेनापति हैं बकत खान, जीनत महल जिन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया, और बहादुर शाह जफर की बेगम, और कालांतर में इन दोनों को रंगून निर्वासित कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया। बाबू कुंवर सिंह बिहार का शेर, क्रांति के सबसे व्यवहार्य नेता के रूप में भी जाना जाता है, और आरा जगदीशपुर में इन्होंने नेतृत्व किया। हजरत महल, बेगम हजरत महल की यदि हम बात करें तो वाजिद अली शाह की पत्नी, वाजिद अली शाह की पत्नी, और अपने पुत्र इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया, क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किया, और अल्पायु के पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। छोटी उम्र में अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित इन्होंने कर दिया था, और 1857 की क्रांति में इनके द्वारा भाग लिया गया। नाना साहब जिन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और इनका जो वास्तविक नाम जो है धोंदूपंत, वास्तविक नाम धोंदूपंत। तात्या टोपे, राजस्थान के इतिहास में भी हम काफी इनको पढ़ते हैं, ग्वालियर में इन्होंने नेतृत्व किया, और नाना साहब के सेनापति भी थे। और क्रांति के समय ये 2 बार राजस्थान आते हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए ग्वालियर के विद्रोही नेता के रूप में, तो ये 2 बार राजस्थान आते हैं, और ग्वालियर के विद्रोही नेता के रूप में महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी में इस क्रांति का नेतृत्व किया था, और गंगाधर राव की पत्नी, गंगाधर राव की पत्नी, और नाम है, वास्तविक नाम मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके अलावा यदि हम देखें तो 1857 की क्रांति की जो विद्रोह की जो योजना थी वो बनाई गई अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू। रंगोजी बापू इतिहासकारों के द्वारा ये कहा गया कि इनके द्वारा योजना बनाई गई, और इसका क्रियान्वयन जो किया गया वो किया गया था नाना साहब के द्वारा। नाना साहब के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया था। 31 मई 1857 को क्रांति को शुरू करने का दिन निर्धारित किया गया था। 31 मई 1857 को क्रांति को शुरू करने का दिन निर्धारित किया गया, और प्रतीक जो इसका था कमल और चपाती, कमल का फूल और चपाती, ये प्रतीक था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट 1857 की क्रांति से संबंधित हमने देखे। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, और प्रथम शहीद कौन था, इसने किस स्थान पर शहादत दी, कि किस स्थान पर शहादत दी गई थी। 1857 की क्रांति को शुरुआत किस स्थान से हुई थी, ये भी प्रश्न है एक। तो सबसे पहले तात्कालिक कारण को यदि हम देखें कि चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस
प्रथम शहीद की यदि हम बात करें तो मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर नगर की दमदम छावनी में शहादत दी थी। और 10 मई 1857 को मेरठ से ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई। अब हम व्याख्या देखते हैं कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर फ्यूजन की गोली मारकर हत्या कर दी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और कालांतर में यदि हम देखें तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो ये क्रांति से संबंधित तात्कालिक कारण और स्टार्ट होने के कुछ फैक्ट हमने देखे। अब इसमें यदि हम देखें कि चर्बी वाला कारतूस, तो पहले यहाँ ब्राउन बेस नामक राइफल का प्रयोग किया जाता था और उसके स्थान पर अब नई एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, जिसमें कारतूस लगाने से पहले उसे मुंह से खोला जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिप्टन का कार्यकाल बताइए। लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न है कि लॉर्ड लिप्टन का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक लॉर्ड लिप्टन ने कार्य किया। अब इस समय कौन कौन से कार्य किए गए? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में और देसी भाषा समाचार पत्र, यदि हम देखें तो इसे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। दक्कन में इस समय 1877-78 में एक भीषण अकाल पड़ा और रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर हम देखते हैं कि 1877 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। ये 1877 में दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। और इसी समय हम देखते हैं कि भयंकर दक्कन में एक अकाल पड़ता है, तो इसका काफी विरोध भी किया जाता है। 1878 में एक कार्य और करता है कि सिविल सेवा में, इंडियन सिविल सेवा में प्रवेश की जो आयु है वो 21 से घटाकर 29 वर्ष कर दी थी 1878 में। इक्कीस से 19 वर्ष कर दी। इसका भी काफी विरोध किया गया। यानी कि लिप्टन की जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियावादी इस प्रकार से जो नीतियां थी वो थी। और कालांतर में जो शासक जो वायसरॉय आता है वो है लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल पूछा गया है 1881 से लेकर 1884 ईस्वी तक। शिक्षा के लिए एक हंटर आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था। हंटर आयोग, इसे उदारवादी वायसरॉय भी कहा जाता है। उदारवादी वायसरॉय भी कहा जाता है। हंटर आयोग को नियुक्त किया। इसके अलावा 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना जो इसी समय शुरुआत की गई। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। स्थानीय स्वशासन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी देखते हैं कि 1882 में स्थानीय स्वशासन। और प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी इस समय 1881 में लागू किया गया था। 1881 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया गया। देसी भाषा समाचार पत्र जो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट।
इसको समाप्त कर दिया गया 1882 में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में, 1883। इल्बर्ट बिल विवाद, इसका अंग्रेजों ने काफी विरोध किया, इसलिए इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, यानी कि सफेद विद्रोह भी इसको कहा जाता है। इसमें प्रावधान यह था कि भारतीय मजिस्ट्रेट कोई भी फौजदारी जो मामला है, फौजदारी मामलों में यूरोपियन लोगों के मुकदमे की सुनवाई कर सकता था। तो ये प्रावधान इसमें किया गया, जिसका अंग्रेजों ने काफी विरोध किया। यह था कि भारतीय मजिस्ट्रेट जो है फौजदारी मामलों में यूरोपियंस के खिलाफ मुकदमा सुन सकता था। तो इसका अंग्रेजों ने विरोध किया और इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। तो हमारे जो प्रश्न थे 76 से लेकर 90 तक, उनके बारे में हमने अलग अलग व्याख्या की, और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आगे के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।